आज का दंगल देश की सबसे बड़ी अदालत की बहुत बड़ी राय को लेकर है। और आमतौर पर हमने देखा कि यह मामला राज्यपाल को लेकर है और उसको लेकर विधायकों को दी जाने वाली मंजूरी को लेकर भी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने कल राष्ट्रपति की ओर से जो सवाल पूछे गए थे, 14 सवाल पूछे गए थे, उसको लेकर अपनी राय साफ की। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, जिससे साफ हो गया है कि कोई भी अदालत राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा नहीं तय कर सकती। इसी साल तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्यपाल अधिकतम 3 महीने के भीतर इस बारे में निर्णायक अपना फैसला ले। और इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ने 14 बिंदुओं पर सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट को, जो उनका अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर 3 महीने के भीतर फैसले नहीं होंगे तो इन विधायकों को मंजूरी मान ली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली 5 जजों की घटनापीठ ने इन सवालों के जवाब दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ की राय, ये दरअसल राय और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई मुख्य बातें क्या है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। तो पहली बात उन्होंने कही है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा लागू करना संविधान के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके से ऐसी समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। लेकिन अदालत बिना जायज वजह अनिश्चित काल तक, यानी राज्यपाल बिना जायज वजह अनिश्चित काल तक किसी भी विधेयक को अपने पास नहीं रख सकती, उसका फैसला नहीं कर सकती। उसके लिए एक सीमित निर्देश अदालत दे सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास ज्यादा दिन तक लंबित बिल को ये पूरी बात लंबित बिल को मान ली गई है कि इस पूरे सहमति घोषित करने की जो बात कही गई थी उसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, क्योंकि इसके पहले वाले फैसले में कहा गया था कि अगर बिल लंबित रहता है, 3 महीने से ज्यादा बिल लंबित रहता है, तो उसको मान लिया जाएगा कि इस बिल को पास कर दिया गया। लेकिन इसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, यह भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया है। साथ ही किसी भी विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी और इसका फैसला अदालत नहीं ले सकती। राज्यपाल या राष्ट्रपति को अपने पास लंबित विधायक पर अदालत से सलाह लेने के लिए कोई किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले का स्वागत कर रही है, जबकि गैर एनडीए विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को दिया गया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मशविरा बताकर इसे निष्प्रभावी करार दे दिया। उनका कहना है कि यह सिर्फ मशविरा है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार जरा कि एनडीए की तरफ से और विपक्ष की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं विनम्रता से भारत के संविधान के एक स्टूडेंट के रूप में कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का 2 जज निर्णय गलत था। हाउ कैन यू फिक्स ए टाइम फ्रेम टू द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, जो खुद एक संवैधानिक पद पर है ना, बड़े पद पर हैं। और ये डीम्ड एसेंट क्या होता है कि आर्टिकल 142 में हम पावर देते हैं, अगर इस दिन में नहीं किया, नो, दैट वाज ए कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। मैं पहली बार बोल रहा हूं और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है। बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट की यह राय राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिली संवैधानिक शक्तियों को की स्पष्ट व्याख्या भी करता दिख रहा है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह राय राष्ट्रपति की सिफारिशों पर दी है और 8 अप्रैल 2025 वाला फैसला रद्द नहीं किया है, यानी वो फैसला अभी भी कायम है। वो भी सुन लेते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है। A presidential reference is an advisory opinion from the Supreme Court to the President of India whenever questions are raised about any issue. This has often happened way back from the 1950s when the Kerala Education Bill was referred by the President for the Supreme Court's opinion. Any opinion expressed by the Supreme Court in a reference is not binding in the same manner that a judgment of the Supreme Court is. So the Supreme Court's reference, though answered by 5 judges, will have great persuasive value in future cases, but it is not yet a precedent.
तो दरअसल संजय हेगड़े ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो राय दी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो बाध्य नहीं है, किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर चुका है उस पर बाध्य नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बावजूद राज्यपालों से इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया था वो बरकरार है, यानी रद्द नहीं हुआ है। और इसके पक्ष में जो तथ्य रखे गए हैं, तर्क दिया गया है, वो ये दिया गया है कि अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात सरकार के 1974 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज के बेंच ने पैरा 109 में यह कहा था कि न्यायालय की सलाहकारी राय फैसलों या कानूनी अधिकारियों की राय से अधिक प्रभाव नहीं होता, यानी सिर्फ राय की तरह इसे देखना चाहिए, किसी भी तरीके से फैसले के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए। यानी 8 अप्रैल वाला फैसला प्रभावी रहेगा और वो फैसला नहीं था कि राज्यपालों को अधिकतम, वो फैसला दरअसल ये था कि अधिकतम 3 महीने से विधेयक पर फैसला करना पड़ेगा। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा था जब देश में गैर एनडीए शासित सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पे गुहार लगाई गई थी और उनके विधानसभा से पारित विधेयकों पर राजभवन से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था और 2-2, 3-3 साल तक ये सारे विधेयक वहां पर लंबित रहे थे। किसी भी तरीके से राज्यपाल उस पर फैसला नहीं ले रहे थे, ना उसे लौटाया जा रहा था, ना उस पर कोई राय दी जा रही थी। इसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल जैसे राज्य है, उधर पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक भी जो राज्य है वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन तब तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि राज्यपाल 4-5 साल से 10 बिल रोक कर बैठे हुए, और केरल सरकार ने कहा था कि राजभवन में उनके भी 7 बिल 23 महीनों तक लटके पड़े हुए हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। राज्यपाल की ओर से जो आदेश दिया था वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि राज्यपाल की ओर से विधेयकों को अनिश्चित काल तक इसी तरीके से रोक के रखना गैर कानूनी है और राज्यपालों को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्यपाल अगर विधेयक से सहमत हो तो 1 महीने के अंदर मंजूरी दे, अगर राज्यपाल को विधेयक से असहमति है तो 3 महीने के अंदर उसे आपको वापस करना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के अगर आपके पास राय लेनी हो तो उसे भी 3 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। इसके अलावा अगर कोई विधेयक दोबारा विधानसभा से पारित होकर आ जाता है तो 1 महीने के अंदर राज्यपाल को इसको मंजूरी देनी होगी, यानी एक समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तय हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तब गैर एनडीए शासित राज्यों की तरफ से एक राहत के तौर पर उसको देखा गया था, लेकिन उन राज्यों का आरोप था कि ऐसे विधेयकों को रोके रखने से जन कल्याण से लेकर विकास तक के कई कामकाज बाधित हो सकते हैं। और जब अब डीएमके कह रही है कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, जबकि राज्यपाल निर्वाचित नहीं है, जिसके वजह से वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और उन्हें सदन से बने विधेयक को बेमियादी तौर पर इसी तरीके से रोक कर रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। He cannot withhold the bill without any reason. That is absolutely wrong because he is not the king. He is only an appointed governor. If he thinks that he is a king, then it itself is against democracy. But this governor does not give any reason for withholding the bill. Immediately, if he finds that the bill is contradictory to any of the provisions of the constitution, he can seek clarification from the state government, immediately send the bill to the state government. If at all what he says is right, the bill can be amended by the state and placed before the assembly once again. So there is nothing wrong in it. But the governor has no right to withhold the bill. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज यहां तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पुराने आदेश को रद्द भी कर दिया जाता है तो भी संविधान संशोधन करके लड़ाई जारी रखी जाएगी। और स्टालिन कह रहे हैं कि दरअसल राज्यों के हक के लिए हमारी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। गवर्नर के लिए समय सीमा तय करने के लिए संविधान से संशोधन अगर किया जाए तो उसको नहीं रोकेंगे। गवर्नर के पास बिल को खत्म करने की या उसको रोकने की किसी भी तरीके से चौथा विकल्प नहीं होना चाहिए और उनके पास बिल को सीधे तौर पर रोकने का कोई मतलब भी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। यह सब सिद्धांत में से है, उन सिद्धांत में से जिन्हें फिर से कोर्ट ने धक्का कर दिया है, पक्का कर दिया है। दरअसल उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले को पक्का कर दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु के राजभवन की ओर से विधेयकों को रोके जाने के आरोपों से इनकार कर दिया गया है, बार बार उसका इनकार करते रहे और दावा किया जाता है कि
80% से अधिक विधेयकों को सही समय पर मंजूरी दी गई है। लेकिन जब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था, तो उसकी सबसे ज्यादा आलोचना तब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर साफ शब्दों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से संसद का काम नहीं कर सकता। तब धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की तुलना परमाणु मिसाइल से कर डाली थी। A recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़े सवाल खड़े किए थे और फिर इस फैसले को लेकर राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को 14 बिंदुओं वाली एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगी गई थी, जिसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया है। आपको इस पूरे मामले में बताते हैं कि 8 अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने क्या सवाल पूछे थे और अदालत ने उसका क्या जवाब दिया था। राष्ट्रपति ने पूछा था कि विधेयक पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों या राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। अदालत ने कहा कि या तो विधेयक मंजूर करते हैं या नामंजूर करते हैं या राष्ट्रपति के राय के लिए रोक सकते हैं। दूसरा सवाल यह पूछा था कि विधेयक पर फैसला लेते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। अदालत ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है और विधेयक पर फैसला मानने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने पूछा था कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध है, लेकिन अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत लंबे समय तक निष्क्रियता की सूरत में उनकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यह बड़ी बात है। राष्ट्रपति ने पूछा था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला लेने के लिए न्यायिक आदेशों के जरिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति ऐसे कोई भी तय समय सीमा मानने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने पूछा था, 5वां सवाल यह पूछा था कि राज्यपाल अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति से राय मांगे तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना जरूरी है क्या। तो अदालत ने कहा था कि सलाह लेना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और छठा सवाल यह था कि कानून बनने से पहले ही किसी विधेयक पर न्यायालय कोई फैसला ले सकता है क्या। अदालत ने कहा था कि न्यायालय सिर्फ बन चुके कानून की ही समीक्षा कर सकता है, यानी कानून बनने के पहले उस पर फैसला नहीं ले सकता। राष्ट्रपति ने यह भी पूछा था कि विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की राय नहीं मिलने पर अदालत उसे मानी गई सहमति पर करार कर सकता है क्या। तो अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कानून संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। यह भी सवाल पूछा गया था कि विधानमंडल ने से बना कानून बिना राज्यपाल की सहमति के क्या कानून बन सकता है। तो राज्यपाल ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत सहमति जरूरी है। हालांकि अभी राज्यपालों के लिए अधिकतम 3 महीने में विधेयक पर फैसला करने की यह समय सीमा तय की गई है। समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन आदेश लागू तो है, लेकिन इसके पलटे जाने की पूरी संभावना बढ़ गई है। आज सवाल इस बारे में है कि राजनीतिक पहलू को लेकर है कि आखिर पिछले कुछ वर्षों में राजभवन और राज्य सरकार के बीच जिस तरह से कटुता बढ़ रही है, जिस तरीके से खबरें आ रही है, क्या लोकतंत्र के लिए ये ठीक रहेगा। क्योंकि आमतौर पर सहमति से एक दूसरे से बातचीत करके ये सारी बातें हो सकती है। तो क्या अब इसके बाद ये बातचीत होगी। अदालत चाहती है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इसके लिए उनका कहना है कि समय सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछला फैसला भी बाध्य है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता इसमें शामिल हो रही है। सत्यपाल सिंह पूर्व एसजी वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभिसार सिंघवी
एडवोकेट है वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सूर्य प्रकाश पासवान, पुराना फैसला अभी भी बाकी है, यानी वो अभी भी लागू है। क्या केंद्र सरकार जो राय दी गई है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, उसके बारे में क्या दोबारा अदालत में जाएगी? क्योंकि मामला अभी भी वही है कि समय सीमा लागू है, ये भी माना जा रहा है। तो क्या इसको लेकर बात होगी? और दूसरा सवाल यह भी है कि अभी भी हम देख सकते हैं कि 33 बिल अभी भी पेंडिंग है, उसमें 19 पश्चिम बंगाल में है, 10 कर्नाटक में है, 3 तेलंगाना में है और 1 केरल में, यानी सभी जो विपक्षी पार्टियों वाली राज्य सरकारें हैं वहीं पर यह बिल पेंडिंग यहां पर नजर आते हैं। साहिल जी, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरे मामले की जानकारी दी है। कितने प्रश्न आए थे, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का क्या हुआ, कोर्ट का क्या जवाब था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का महत्व होता है 5 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा इस निर्णय को दिया गया है। अब इस 5 में 3 कौन थे? एक वर्तमान चीफ जस्टिस थे, एक अगले चीफ जस्टिस थे और एक चीफ जस्टिस इन वेटिंग थे। तो मुझे लगता है कि 3 ऐसे वरिष्ठ जजों के द्वारा यह कह देना कि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो वेल डिफाइंड है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है, लेजिस्लेचर का ये काम है, जुडिशरी का ये काम है, और जुडिशरी बार बार एग्जीक्यूटिव में इसमें काम नहीं करेगी। तो विपक्षी सरकारों का जो ये आरोप है ये निराधार है, बेबुनियाद है, और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से ये सिद्ध होता दिखता है। अभी आपने कहा कि भाई कटुता बढ़ गई थी पिछले वर्षों से, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कटुता नहीं बढ़ी थी। कटुता 1-2 प्रांतों को छोड़ दीजिए, आप एक ही उदाहरण आता है तमिलनाडु का, उसके अलावा कोई ऐसा विचित्र उदाहरण हमारे सामने आता नहीं है। इस देश ने साहिल जी ऐसा भी देखा है कि सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड विदाउट एनी रीजन। वो तो 356 की बात अलग है। अनुच्छेद 356 में सर एक प्रावधान है। वो तो बात ठीक है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राज्यपालों को डांटा है, केंद्र सरकार को भी डांटा है कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते। मैं दोबारा आता हूं गुरु प्रकाश जी आपके पास में, महिमा सिंह भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनके पास भी मुझे जाना है उसको लेकर, लेकिन उससे पहले जरा सत्यपाल जैन जी से पूछ लेते हैं। वो एएसजी है, क्या हम मानकर चले ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये सिर्फ राय है आज की स्थिति में, या जो पुराना फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिसके तहत समय सीमा लगाई गई थी, वो समय सीमा अभी भी बाध्य है या इसे बदलना पड़ेगा? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में सबसे वरिष्ठ 5 जज हैं, जिसे हम संविधान खंडपीठ बोलते हैं, उसका जो निर्णय आया है, भले ही वो राष्ट्रपति ने जो उनसे राय मांगी थी उसकी राय के जवाब में उन्होंने कहा है, लेकिन इस 5 जजेस की खंडपीठ के निर्णय के बाद अगर कोई निर्णय इससे पहले जो इसके विपरीत है वो अर्थहीन हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। इसलिए इस निर्णय के आने के बाद जो पहले वाला निर्णय था कि 3 महीने में मान लिया जाएगा, करना पड़ेगा, वो सारा का सारा अब अर्थहीन और महत्वहीन हो जाता है। ये संविधान की ये निर्णय माना जाएगा या राय मानी जाएगी? ये राय है या निर्णय है, वो एकेडमिक बहस हो सकती है, लेकिन कानून में संविधान की जो 5 जजों ने व्याख्या की है वही कानून आगे से कानून माना जाएगा। और इसलिए मैंने कहा, फिर दोहराता हूं, पहले 2 जजेस का, 3 जजेस का कोई भी निर्णय जो है वो निरस्त माना जाएगा। दूसरा, भारत की कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ी परंपरा है और एक पूरी ज्ञान की बात है, जब कभी किसी केस का निर्णय करते समय कोई सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय दिखाए जाते हैं तो जो बड़े बेंच का निर्णय है वो माना जाएगा। मान लीजिए एक निर्णय 2 जजों का है और एक 3 का है, तो प्रैक्टिकली बता दीजिएगा सर, सत्यपाल जैन जी, मुझे प्रैक्टिकली बता दीजिए। अब अगर कोई बिल जाता है राज्यपाल के पास और 3 महीने के भीतर राज्यपाल उसे वापस नहीं करते हैं, इस राय में यह भी कहा गया कि आपको अनिश्चित काल तक बिना किसी वजह आप अपने पास नहीं रख सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप जा सकते हैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई विशेष अधिकार है आपके पास, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि राज्यपाल अपनी मनमानी कर सके। तो आज की स्थिति में क्या माना जाएगा? 3 महीने के बाद वो अपने आप पारित किया गया है, यह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, अभी भी उसको लेकर कंफ्यूजन है ना कहीं ना कहीं। कोई इसमें कंफ्यूजन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। कल के निर्णय के बाद जो 3 महीने की, 6 महीने की और मान लिया जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेंस वाली बात बिल्कुल समाप्त हो गई है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही संतुलित निर्णय दिया है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड डिसीजन। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्यपाल बहुत अनिश्चित काल के लिए उन पर बैठे रहे। उनको भी उचित समय पर उचित निर्णय लेना होगा। लेकिन क्योंकि संविधान ने यह पावर 200 आर्टिकल 200 संविधान की धारा 200 के अंतर्गत राज्यपाल को दी है, तो उनको थोड़ा समय, आपको जो समुचित समय है वो देना पड़ेगा।
अगर देना वो उसके होगा, अंदर निर्णय नहीं विचार लेते विमर्श तो करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने विचार लगाने के लिए, चिंतन करने के लिए उनको समय की जरूरत होती है। बात तो सही है। एडवोकेट महिमा सिंह, जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया। अब इसके आगे आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है? क्योंकि एक तरफ यह भी राय बन रही है कि नहीं, अब पुराना फैसला तो रद्द हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी राय हम दिखा रहे हैं यहां पर कि यह सिर्फ राय है, फैसला नहीं है। तो इस पर कुछ क्लैरिटी के लिए किया जाएगा, क्योंकि आप ही के विपक्ष के ही राज्य यहां पर दिख रहे हैं कि जिनके बिल यहां पर लटके हुए हैं। जय हिंद साहिल जी, बड़ी अच्छी चर्चा है और बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छी राय आई है, ये जो 5 जजों की राय आई है। और जैसा भाजपा प्रवक्ता ने प्रकाश डाला कि ये जो वरिष्ठ जज हैं वो हैं सर्वोच्च न्यायालय के, मुख्य न्यायाधीश भी बैठे थे। और एक बात गौरतलब है जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई नहीं, 15 सवाल पूछे गए थे, मात्र 12 का जवाब दिया गया, ये तो आपने बताया, पर कौन से सवालों का जवाब नहीं दिया गया वो बड़ा अहम है। क्योंकि सवाल नंबर 13 था अनुच्छेद 142 के ऊपर। आज के बाद भाजपा का कोई नेता अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बुला पाएगा, जैसा आपने बताया था कि जगदीप धनखड़ जी ने बुलाया उस समय, और वो सब करने के बाद भी बेचारे उनका जो है वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आज के बाद 142 पर इसलिए नहीं कर पाएगा टिप्पणी भाजपा का या कोई ऐसा नेता जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देना चाहता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि चाहे मेंटेनेबल भी है ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तब भी हम इसे रिटर्न कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो 12, 14 और 3 सवालों के जवाब मना करते हुए 12 और 14 जो सवाल थे, ये भी गौरतलब है कि उन्होंने ये साफ कहा। उसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा गया कि भाई जो केंद्र और राज्य के जो मसले हैं उन पर पीठ की कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी उसकी जो संरचना है किस तरह से की जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी टिप्पणी करने से मना कर। तो आप ये देखिए कि बाकी के सवालों में कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्हें लगता है कि ये सारे फैसले एक दूसरे से बातचीत कर कर सुलझाने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को भी उन्होंने उसमें उद्धृत किया हुआ और कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर भी किसी भी तरीके से समय सीमा के खिलाफ थे और उनका यह मानना था कि राजनीति में इस तरीके से बातचीत एक दूसरे के साथ होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर फैसले होने चाहिए। लेकिन आशुतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ में है। आशुतोष जी, क्या आपको लगता है कि इसके बाद कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो राय रखी है, इसके बाद कम से कम इस तरीके के डेडलॉक नजर नहीं आएंगे, या अब भी इसमें राजनीति नजर आएगी? नहीं, देखिए, हो सकता है कि आगे ये फर्दर पार्लियामेंट में रेफर हो, कुछ अमेंडमेंट हो, नया कानून बने, मैं उस पर नहीं जाता हूं अभी। देखिए, जहां तक आर्टिकल 200 का सवाल है और 201 जो पावर्स देता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके हिसाब से हम जानते हैं कि या तो गवर्नर जो है कोई भी बिल को या तो एसेंट देगा या विदहोल्ड करेगा, या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा या अपने पास विदहोल्ड रखेगा। इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है एट प्रेजेंट, उसमें कोई टाइम सीमा जो है, टाइम लिमिट उसमें मेंशन नहीं है। आर्टिकल 200 या 201 में वो ये कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल। तो अब एज सुन एज पॉसिबल को किस तरह से डिफाइन किया जाए, इसके लिए ही मामला पहले रेफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उम्मीद तो यही थी। माफ करिए, आज 2 बड़ी खबरें इस शो में आई, इसके लिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट की इस राय से यही नजर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की राय से यही नजर आ रही है कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए और उसी के आधार पर जल्द से जल्द फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि राज्यपाल किसी फैसले से संतुष्ट ना हो और उन्हें लगे कि उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन उसको लेकर बातचीत भी कहीं ना कहीं जरूरी है। देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।